Hello students, so today we will discuss the important question from the chapter cell cycle and cell division. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल क्या होता है, जैसे हमने पढ़े हुए हैं प्लांट एंड एनिमल सेल। तो वो जो सेल होते हैं उसमें सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स होते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर जो हर एक पूरे एक सिस्टम के बाद सीक्वेंसेस के बाद अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। नेक्स्ट आता है सेल डिवीज़न क्या होता है। तो सेल जब एक से टूट के दो या दो से ज़्यादा में चेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। अब ये जो आपके पास सेल डिवीज़न होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न आर देयर, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। दो टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये जो माइटोसिस होता है ये आपका सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, सोमैटिक सेल्स। और मियोसिस जो होता है आपका जनरली जर्म सेल या जर्मिनल सेल्स के अंदर होता है। हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल, दूसरे होते हैं जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल्स सारे होते हैं एक्सेप्ट द जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाते हैं, सेल्स को बनाते हैं, तो उनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाते हैं उसको छोड़ के हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोला जाता है। तो उसके अंदर जो डिवीज़न होता है जनरली उसको हम बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ माइटोसिस, व्हाट आर इट्स डिफरेंट फेजेस, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि माइटोसिस होता क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड करने का एक सिस्टम है जो कि किसके अंदर होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसको हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, इक्वल का मतलब बराबर, क्योंकि जब भी ये एक से दो बनते हैं या चार बनते हैं तो उससे क्या होता है, जो इसके डॉटर सेल है इनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। तो डॉटर सेल्स में जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो इक्वल होता है जितना पेरेंट के अंदर था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। अब आती है इसकी फेजेस के बारे में कि कितने स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होता है, उनको हम बोलते हैं इसकी फेजेस। तो मेनली इसमें ये आती हैं इंटरफेज आगे, प्रोफेज आगे, ठीक है, मेटाफेज आती है, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो आपका डिवीज़न होता है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियो मतलब वर्ड डिस्क्राइब करता है आपका न्यूक्लियस को, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर का डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न जिसको हम बोलते हैं, वो आता है आपका किसके अंडर, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो डिवाइड करेगा, उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी ये जो फेजेस थी, इंटरफेयर फेज हो गई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी आती हैं। फिर लास्ट में आता है आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सेल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। जब न्यूक्लियस एक से दो बन गए उसके बाद ये सेल डिवाइड करेगा, तो इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। सो अब आते हैं हमारा मेन जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है। तो पूरा जो माइटोसिस का डिवीज़न है वो कैसे होता है, तो इसको मैंने जैसे बताया आपको दो स्टेप्स में कन्वर्ट डिवाइड करते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड आता है साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कैरियोकाइनेसिस इन डिटेल। जैसे मैंने बताया कैरियोकाइनेसिस इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसकी फर्दर 5 फेजेस आती हैं। क्या क्या, सबसे पहले है इंटरफेज। तो फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो सबसे एक्टिव स्टेज होती है ये सेल डिवीज़न की। इसके फर्दर 3 सब फेजेज होती हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब ये जो G1 फेज़ है जनरली या G2, ये ग्रोथ फेज़ होती हैं, इसमें ग्रोथ होगी, ठीक है। लाइक देखो G1 फेज़ में सेल की ग्रोथ हो रही है, RNA जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसके अलावा फिर आती है आपकी एस फेज़। एस फेज़ में क्या होता है, इसमें मेन प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो सेल की होती है, न्यूक्लियस की होती है, वो किस फेज़ में होती है। तो एस फेज़ जो होती है इंटरफेज़ की, उसमें होती है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन। हिस्टोन प्रोटीन जो कि इंपॉर्टेंट होती है डीएनए के लिए, ये भी इस फेज़ में सिंथेसाइज होती है। G2 फेज़ में फिर से क्या होगा, आरएनए का सिंथेसिस और होगा, प्रोटीन कंटिन्यू करेगी ग्रोथ, और इसके बाद प्रिपेयर कर दिया जाएगा इसको मेटाफेज के लिए, जिसके पार्ट्स आगे आएंगे, ठीक है।
अब आपका चलता है नेक्स्ट, दैट इज़ प्रोफेज। प्रो मतलब पहले, तो ये सबसे स्टार्टिंग की फेज़ है जनरली, जो 4 फेजेज आती हैं। लॉन्गेस्ट फेज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी इसके बारे में। प्रोफेज सबसे लंबी फेज़ होती है। इसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखो ये हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो इस टाइप का होता है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, इसमें इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका आपको पता है क्या बोलते हैं उनको, क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन धीरे धीरे क्या होंगे, थोड़े शॉर्ट होते जाएंगे, थिक होते जाएंगे, और ये चेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। सॉरी उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, हाँ। तो क्रोमोसोम और शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। इसके अलावा इस केस में सेकेंड चीज़ क्या होगी, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के अराउंड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं इसके। इसके अलावा अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, तो उसमें सेंट्रियोल होता है, जो कि धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्रोमोसोम थिक होके क्रोमेटिड्स की फॉर्म में, पेयर्स की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेज के पार्ट हैं, देखो थिक हो रहे हैं धीरे धीरे ये, और ये आगे आपके लेट प्रोफेज में इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आएगी मेटाफेज़। अब मेटाफेज़ के अंदर क्या होता है, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, इस तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं ऊपर से नीचे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो स्पिंडल बनने का काम ऑलमोस्ट प्रोफेज के एंड तक हो जाता है। अब जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट होके इस तरीके के दिखते हैं हमारे को, और अपने आप को ये जो इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं उसको, इसके ऊपर अरेंज कर लेते हैं सारे अपने आप को। तो ये काम होता है मेटाफेज़ के अंदर, ठीक है। तो मेटाफेज़ में क्रोमोसोम या क्रोमेटिड्स जो होते हैं अपने आप को इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एनाफेज़। तो एनाफेज़ के अंदर क्या होता है, एनाफेज़ के अंदर जो सेंट्रोमियर है ना, व्हाट इज़ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये आपका, मैं चलो क्रोमोसोम ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे ये आपस में अटैच्ड होते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, और दोनों जो इसके पार्ट हैं 2 आर्म्स वाले, ये अपोजिट एंड्स की तरफ, पोल की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लाइक तो फॉर एग्जांपल मैंने डायग्राम बनाया, देखो ये जो पोर्शन है इस पर, लेट मी शो यू, ये वाला जो पोर्शन है मेटाफेज़ का शो किया मैंने, इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर ब्रेक कर जाता है, और ऐसे करके ये मूव करते हैं इस साइड के, कुछ एक साइड को आएंगे हाफ, और कुछ एक उस साइड को जाते हैं। तो ये हैं इसके अपोजिट पोल्स, इन एंड्स को हम बोलते हैं पोल्स। तो इनकी तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एनाफेज़ के अंदर। टीलोफेज़ में क्या होता है, टीलोफेज़ में ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, वो एंड्स के ऊपर पहुंच जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये टीलोफेज़ में क्या होगा, क्रोमोसोम अपोजिट एंड्स पे, पोल्स पे पहुंच जाएंगे, और फिर से वहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम थे थिक हो गए थे वो फिर से इलॉन्गेट होके क्रोमेटिन में चेंज हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर हो गया था, वो फिर से रीअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, केरोकाइनेसिस, ठीक है। फिर आता है इसका सेकंड पार्ट, साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया, ठीक है। अब होगा साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवीज़न। तो प्लांट के केस में जो सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस 2 बन गए, 2 पोल्स के ऊपर, बट सेल अभी एक ही है। तो अब ये जो सेल है, यहाँ पे प्लांट के केस में एक प्लेट बनती है, सेल प्लेट बोलते हैं उसको। तो उसके बाद ये एक सेल अलग हो जाएगा और ये अलग बन जाएगा। एनिमल के केस में क्या होता है, एनिमल के केस में सिंपली जो सेल होगा ऐसे करके फर वो अपीयर होती है यहाँ पे सेंटर पे, और इस तरीके से बाद में डिवाइड होके 1 से 2 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका माइटोसिस डिवीज़न। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म्स। ये जो टर्म्स थी किसने दी थी, लाइक माइटोसिस सबसे पहले किसने क्वाइंड की थी टर्म, तो इसका आंसर है आपका W फ्लेमिंग। फिर आता है आपका मियोसिस, तो ये किसने दी थी, फार्मर एंड मूरे, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मियोसिस टर्म क्वाइंड की थी। नेक्स्ट आती है अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है माइटोसिस की। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं हम।
तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या आएगी, देखो जैसे मैंने बताया ये सोमैटिक सेल का डिवीज़न होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ सेल जो होते हैं, ठीक है, जब भी कोई सेल का नंबर बढ़ाना होगा, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके, तो उस केस में कौन सा डिवीज़न हेल्पफुल होता है, माइटोसिस। फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट है, वो बड़ा कैसे होता है, जब उसकी बॉडी में सेल्स की ग्रोथ होगी, तो ये काम किसके कारण होगा, आपका माइटोसिस के कारण। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीज़न है तो उसको मेंटेन करके रखता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव जैसे हमने पढ़ी हुई है, बडिंग हो गई, बाइंडी फिशन हो गया, तो उस सब में माइटोसिस का रोल होता है। ये सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है, उनको रिटेन करके रखता है। अब 1 से 2 बन रहे हैं, इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा है, तो उसके कारण वेरिएशन रिटेन करती है। इसके अलावा आपका रीजनरेशन प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम किसी ब्रांच को कट कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस से और सेल बनते हैं सेम, और उसके कारण वो फिर से अपनी जो कटी हुई ब्रांच थी उसको रीग्रो कर लेते हैं। इंजरीज़, हमें कहीं पे चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उस चीज़ को माइटोसिस जो डिवीज़न होता है हमारी बॉडी के सेल में, वो उसको रिकवर करता है। इसके अलावा कोई पुराने डेड सेल होते हैं, उनको भी बॉडी से रिमूव करने में किसका रोल होता है, माइटोसिस का। So try to learn and write these question answers. Thank you.